हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला था कि सर यहाँ पे जो सैलरी चैप्टर है, ठीक है? इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये डिस्कस करवा दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। बेसिकली क्या है कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले भी हुआ करता था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। बस यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया गया है और इस बार से ये क्वेश्चन को थोड़ा-सा अमेंड करा गया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँ यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कह दूँ कि इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो क्वेश्चन आए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है? वो हम बता भी नहीं सकते। लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 99% आपको जो है इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यू हो सकता है या फिर पूरे का पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाला जा सकता है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो इसे इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट को यहाँ पे बता दूँ कि मैंने जो पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था इसी टॉपिक पे, ठीक है? ये टॉपिक आपके पास में न्यू अमेंडमेंट था पिछली बार का और मैंने तभी ये इसका जो यहाँ पे इसका जो वीडियो है मैंने प्रोवाइड कर दिया था जिसमें मैंने थोड़ी बहुत इसके रिलेटेड बातें करी थी और उस पे एक क्वेश्चन करवाया था जो पिछले आपके आईसीएम मॉड्यूल में रहा था, ठीक है? इस बार भी ये सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करा गया है, राइट? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को बता दूँ कि सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आएँगे क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है? ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वीडियो आपको कंपल्सरी देखना है, वरना फिर यहीं पे मैं आपको ये चीज़ बता देता। लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। बस यहीं पे आपकी ये प्रैक्टिस यही क्वेश्चन की 2 बार कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले वो वीडियो देख के आइए। चाहे आप 1.5x की स्पीड पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1.5x की स्पीड पे देखिए, 2x की स्पीड पे, आपको जैसे लगता है, ठीक है? ठीक है? मेरा रिकमेंड होगा 1.5 तक ही देखें, उससे ज़्यादा आगे हम ना जाएँ, ठीक है? इतनी स्पीड पे भी आप कंप्लीट करके आइए, लेकिन वो वीडियो पहले कंप्लीट करके आइए, उसके बाद ही ये वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो नहीं देख के आएँगे तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा बहुत ऑड फील करेंगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको रिकवर करवा के नहीं चल रहा हूँ, मान के चलता हूँ कि वो वीडियो आप देख के आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, राइट? चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपके पास में मॉड्यूल होगी, ओपन कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 10, मिस्टर एक्स करके कोई पर्सन है, कहता है अपॉइंट किया गया है एज अ सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है? मुंबई के अंदर है और अपॉइंट कब किया गया? 1/9/2021, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 6 लाख पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है? 6 लाख इनकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी बहुत बढ़िया है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इनकी पर मंथ सैलरी 6 लाख है। ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि डीएनएस अलाउंस भी इनको पे किया जाता है, ठीक है? 8% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस भी पे किया जाता है, ठीक है? ही कंट्रीब्यूट 10% ऑफ पे एंड डीएनएस अलाउंस टवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है? प्रीवियस वीडियो तो आप देख के आ रहे होंगे जो मैंने आपको रिकमेंड किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे वहीं से कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू करता हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको जो है रिपीट नहीं करवाऊँगा, राइट? यहाँ पे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसी को समझाने में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं रिकवर करवा के नहीं चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि वो वीडियो आप देख के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रखा है कि 10% ऑफ पे इन डीएनएस अलाउंस, आपको दोनों का 10% लेना है। ये 10% जो अमाउंट आएगा, इतना हमने कंट्रीब्यूट करा है। हमने मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, कहता है कि एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, मतलब कि कंपनी भी इतना ही अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, किसके अंदर? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो कि कितना अमाउंट एग्जैक्टली कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या निकाल सकते हैं? बच्चा बच्चा निकाल सकता है, ठीक है? छोटे से छोटा स्टूडेंट भी इसको निकाल सकता है। कितना सिंपल बात, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए कि जो भी पेमेंट इनको मिल रहा है, ठीक है? और डीएनएस अलाउंस इनका टोटल करिए, उसका 10% कर ही दीजिए, आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। उतना अमाउंट कंपनी भी दे रही है और उतना अमाउंट मिस्टर एक्स भी दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जल्दी से कर दीजिए। 6 लाख आपके पास में अमाउंट है, ठीक है? 6 लाख क्या है? सैलरी, मतलब कि कंपनी जो पे कर रही है, ठीक है? इसमें ऐड करिएगा क्या चीज़? 8% डीएनएस अलाउंस। इसने क्लियरली बोल रखा है इसलिए कि 10% ऑफ पे एंड डीएनएस अलाउंस। सिर्फ और सिर्फ पे लिखा होता तो सिर्फ बेसिक पे लेते, ठीक है? बेसिक पे मतलब कि ये जो सैलरी,
लेकिन इसने क्लियरली क्या लिखा है, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, मतलब कि 8% भी ऐड करना है। तो कैलकुलेटर में यहाँ पे 6 लाख प्लस 8%, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 6,48,000। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये पर मंथ अमाउंट होता है। ठीक है, ये क्लियरली बोल रखा है ना, पर मंथ है। और कंट्रीब्यूशन करना है, कंट्रीब्यूशन तो आपको एनुअली के हिसाब से देखना पड़ेगा, हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो यहाँ पे इंटू 12 करके हमें पूरे साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा और उसका 10% करेंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है जो हम हर साल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हम और कंपनी दोनों। ठीक है, तो इंटू 12 करूँगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 77,76,000, 76,000 रुपीज़। ठीक है, इसका 10% करना है, इसका 10% करेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका 10% करेंगे तो कितना आ रहा है, 7,77,000, 7,77,600। ठीक है, ये बोथ कंट्रीब्यूट करेंगे, मिस्टर एक्स भी। ठीक है, मिस्टर एक्स ही नाम था ना, मिस्टर एक्स एंड कंपनी, ये दोनों इतना इतना अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो कंपनी भी 7,77,600 कंट्रीब्यूट करेगी और मिस्टर एक्स भी 7,77,600 कंट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो 7,77,600 इंटू 2, मतलब कि कितना आ रहा है, 15,55,200 इस साल का कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, थोड़ा आधा कंपनी ने किया है, आधा मिस्टर एक्स ने किया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 15,55,200। राइट, इतना कैलकुलेशन हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट भी कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द अक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कहता है 1/4/22। अच्छा, 1/4/22 से पहले तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यही निकल के आता है कि 1/4/22 से पहले तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो हमारा बैलेंस है वो 1/4/22 से शुरू हो रहा है, तो 22 से पहले तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, होगा तो यहाँ पे बताएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, इसने खुद कहा है कि 1/4/22 से है, मतलब कि 1/4/22 से पहले तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल टॉपिक है। ठीक है, ऐसा तो हम अकाउंट में बहुत पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आते हैं, इवन 12th लेवल से भी पढ़ के आते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो 1/4/22, 31/3/2023 और 24 की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कितना कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह बैलेंस दे रहा है, इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है तो आपको पता होगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि ये बैलेंसेस क्यों देता है। इस बैलेंसेस का यूज़ हम करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट और एवरेज फंड निकालने के लिए, जो बेसिकली हम आर निकालते हैं ना, फॉर्मूले में जो आर होता है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस बैलेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये बैलेंसेस क्यों दिए गए हैं, आर निकालना होगा इसलिए ही दिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कंप्यूट करिए आप, यहाँ पे कंप्यूट करना है आपको। ठीक है, कंप्यूट करिए आप क्या, परक्विजिट वैल्यू। कहता है कि सेक्शन 17(2) सबसेक्शन आपके पास में सबसेक्शन 2 क्लोज 7 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है सर, 7। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सर पर सिर्फ 7 पूछे, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बताना है सिर्फ और सिर्फ, वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट तो यहीं पे निकाल लिया हमने कि यहाँ पे एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, 7 के अंदर बेसिकली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही बताना होता है, तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब कि यहाँ पे कौन है, कंपनी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है सर, 7,70,600। ठीक है, तो ये आपके पास में कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। ओके, बस कंट्रीब्यूशन में आपको सिंपली हम निकाल चुके हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है सर, वही हमारा जो रूल फॉलो करना है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 7 के हिसाब से। रूल क्या है सर, रूल हमारा ये है कि जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो निकाल लीजिए, निकाल लेने के बाद बस ये चेक करिए कि 7,50,000 से कितना अमाउंट आपने ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है, वो हमारा आंसर आ गया। वो हमारा क्या आ गया सर, परक्विजिट वैल्यू 7,50,000 हमारा रूल है। ठीक है, लिमिट है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस करी थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगी, और मान के चलता हूँ कि वो वीडियो आप कंप्लीट करके आए होंगे। ठीक है, तो 7,50,000 से कितना ज़्यादा है बताइए, कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाल लिया, 7,77,600 कैलकुलेटर में लिख लिया है, माइनस 7,50,000 कर दूंगा, क्योंकि 7,50,000 हमारी एक लिमिट है। ठीक है, एज पर प्रोविजन ही लिमिट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसकी लिमिट ही रखी है कि 7,50,000 से जितना ज़्यादा होगा उसे हम परक्विजिट वैल्यू मानेंगे, तब तक कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है आपकी। ठीक है, तो तब तक कोई टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर गया तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो यहाँ पे 7,50,000 मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आ रहा है 27,600। यहाँ पे आपके पास में आंसर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट में हमें क्या पूछा था, 7 के अंदर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, क्लोज 7, तो क्लोज 7 के हिसाब से तो भाई 27,600 आपका आंसर और क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसने आगे भी पूछा है कि भाई क्लोज 7A के हिसाब से भी आंसर बताइए। 7A का मतलब है कि हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना है, 7A का मतलब है कि हमें वो फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा, कंपलसरी याद करना पड़ेगा कि PC डिवाइड बाई 2 इंटू R, और प्लस करना है PC1 प्लस TP1 इंटू R। ठीक है, ये एज इट इज़ फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी आपको 7A पूछा जाए तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, और सिर्फ 7 पूछा जाए तो आपको सिंपली परक्विजिट वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन में देखना है कि 7,50,000 से कितना ज़्यादा है, जो अमाउंट है परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल। ठीक है, राइट, कंप्लीट। चलिए, तो 7A की बात कर रहे थे, 7A पूछा है तो फॉर्मूला हमने सबसे पहले पुट कर दिया। अब एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले पीसी, तो पीसी का मतलब क्या होता है और पीसी वन, दो वर्ड होते हैं, एक पीसी और पीसी वन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था कि पीसी का मतलब होता है कि करंट ईयर में आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, करंट ईयर में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उस कंट्रीब्यूशन में 7,50,000 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, और पीसी वन का मतलब होता है कि करंट ईयर से पहले, करंट ईयर से पहले आपने 7,50,000 से ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ध्यान रहे सर, ये प्रोविजन 1/4/20 यहाँ पे एक बता दूँ, हाँ ये रहा, 2020 के बाद से ये प्रोविजन आई थी। मतलब कि 20 से पहले अगर कोई कंट्रीब्यूशन था भी तो उसे इग्नोर करना है। 1/4/20 के बाद ही अगर कंट्रीब्यूशन किया है और करंट ईयर से पहले, 1/4/20 से बाद और करंट ईयर से पहले कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो वो पीसी वन के अंदर आ जाएगा, और अगर नहीं किया है तो पीसी वन नील हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमें कौन से ईयर का कैलकुलेशन करना है, कहता है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कैलकुलेशन करिए और फिर 24-25 के लिए भी करिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 23-24 के लिए करते हैं, उसके बाद 24-25 के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले 23-24 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 7 में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज 7 में कोई चेंज नहीं होगा, यही 27,600, चाहे कोई भी ईयर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना कंट्रीब्यूशन करा है वही तो हमें देखना है। और इसने कहा है कि हर साल हम इतना ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन करा है 7,50,000 से जितना भी कह रहा है ज़्यादा, वो हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ। एक मिनट, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 23-24 असेसमेंट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर क्या होगा, 22-23। ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। तो प्रीवियस ईयर में जो भी कंट्रीब्यूशन किया होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन किया होगा 22-23 के अंदर आपके पास में, वो इन्फॉर्मेशन को हमें देखना है, और प्लस उससे पहले भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, 24-25 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, 23-24 में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आसान है। तो आइए, पीसी सबसे पहले तो वैसे भी हमारा निकल चुका है, पीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। पीसी तो करंट ईयर में जो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करा है, ठीक है, करंट ईयर में कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर का मतलब हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप कह सकते हैं 23-24, या फिर करंट ईयर को आप प्रीवियस ईयर 22-23 भी कह सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर या आप कहे 23-24 या फिर प्रीवियस ईयर 22-23 का है, दोनों बात तो एक ही है, ये तो समझ के आते हैं ना, राइट। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो प्रीवियस ईयर 22-23 बोलूँ या फिर असेसमेंट ईयर 23-24 बोलूँ, कैलकुलेशन तो प्रीवियस ईयर 22-23 की ही हो रही है। ठीक है, तो करंट ईयर मतलब कि हमारा ये, जब मैं बोलता हूँ करंट ईयर मतलब कि आपको 22-23 मानना है, मतलब कि प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर जिस भी कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा सर, 22-23, मतलब कि ये करंट। तो इस ईयर में हमने जो कंट्रीब्यूशन किया है 7,50,000 से ज़्यादा, वो हमारा क्या बन गया, पीसी। ठीक है, इसे क्या करना है, डिवाइड बाई 2 और इंटू आर करना है। ठीक है, अब आर कैसे मिलेगा, आर बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, जो भी ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके लिए, जो भी ईयर के लिए। अब यहाँ पे कौन से ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 बोले या फिर प्रीवियस ईयर 22-23 बोले। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखिए असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में प्रीवियस ईयर 22-23 ही लिखेंगे, होना चाहिए दिमाग में। क्यों, क्योंकि उसके डेटा के हिसाब से हमें यहाँ पे ऊपर देखना है। तो प्रीवियस ईयर 22-23, अब 22-23 का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखना है बस। ठीक है, तो आर हमें निकालने के लिए क्या होता है, आर का एक फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आपके पास में एवरेज फंड। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिख के आने पड़ते हैं, ये फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में लिख के आने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, अच्छा इसका फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल फॉर्म में बोलता भी नहीं हूँ, रहने देता हूँ, वरना फिर खुद आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आई डिवाइड बाई एफ ए वी जी आपको करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और एफ ए वी जी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने ओपनिंग बैलेंस कितना है, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके लिए, किस कौन से ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22-23, तो 22-23 के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। तो सर 22-23 तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 22-23 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम, 22-23 हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके बैलेंस अगर हाईलाइट करें तो ये रहे दोनों बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग है 9,81,000 वाला, और ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल चुके हैं। हमें क्या करना होता है, आर का जो आई है, मतलब कि आर के फॉर्मूले में जो आई है वो निकालना है। तो आई के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, आई के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ले लीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस जल्दी से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देंगे, 27,43,048 आपके पास में, 48 मतलब कि, और माइनस कर दीजिए 9,81,137।
ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, ठीक है। माइनस प्लस जाने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस प्लस में ही लेना, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 17,61,911 मतलब कि 11, ठीक है। तो 17,61,911 ये आपका डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस में से आपको सिंपली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना है, तो आपको आई मिल जाएगा, बस काम खत्म। तो बताइए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है सर, दोनों ही सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन है 7,77,600 पहले ही निकाल रखा है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं, और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ माइनस करनी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो भी सेम है, तो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर निकालिए, 17,61,911 में से 7,77,600 माइनस किया एम्प्लॉई का, और दूसरा एम्प्लॉयर का भी माइनस करना पड़ेगा, तो वो माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आपका 2,06,711 कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि क्या इसी तरीके से आंसर आ रहा है, 11 टाइप, आंसर इज यस, यही आ रहा है, राइट। तो 2,06,711 ये आपका आंसर आ रहा है, ये आई मिला। आई का समझ में आया आपको, आई में क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लीजिए सबसे पहले, और उसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दीजिए, दोनों का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का माइनस कर दीजिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, आई, काम खत्म। अब एफ ए वी जी कैसे निकालना है, क्योंकि आर के लिए क्या करना है सर, आई डिवाइड बाई एफ ए वी जी करना है। आई तो मिल गया, चलिए एफ ए वी जी कैसे निकलेगा, एफ ए वी जी कैसे निकलेगा, सिंपल है, वो भी सिंपल है। एफ ए वी जी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्या करता है, एफ ए वी जी कहता है कि जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं सर, 22-23 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 22-23 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, मतलब कि उसका एवरेज ले लेना है। एफ ए वी जी बहुत ज़्यादा सिंपल बात करता है कि जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, एफ ए वी जी मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल। चलिए, तो मैं कौन से ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहा था, 22-23, तो 22-23 ये रहा, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है। जल्दी से इसका टोटल लगाइए, 27,43,048 और डिवाइड प्लस करना है 9,81,137 डिवाइड बाई 2। तो जल्दी से आपके पास में आंसर भी आ गया होगा। ये कितना आंसर आया है, यहाँ पे जूम करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास में आंसर आया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 18,62,092 रुपीज़ आ रहा है आपके पास में, ठीक है, 92 या फिर 93, क्योंकि 0.5 इस तरीके से आंसर आ रहा है। और मैंने ऑलवेज कहा है कि जब भी आप लिखेंगे ऐसा कॉमा आपको कंपलसरी करना होगा, ठीक है, कॉमा आप बिना कॉमा आप नहीं लिखेंगे, जहाँ पे भी मैं यहाँ पे कॉमा नहीं कर रहा हूँ, आपको कंपलसरी एग्जाम में करके आना है कॉमा, वो चीज़ तो मैं बहुत पहले से आपको एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ, ठीक है, कॉमा आपको कंपलसरी करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में दोनों आ चुके हैं, ठीक है, दोनों आ चुके हैं, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आई आपके पास में डिवाइड बाई ये करिए, तो 2,06,711 डिवाइड बाई 18,68,000 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने खुद से भी निकाला होगा ना वैल्यू, 18,62,092, ठीक है, 92.5 भी ले लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ रहा होगा 0.110, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.111, ठीक है, 0। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ गया, लीजिए मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा काम खत्म। अब बात करते हैं PC1 TP1 इंटू आर की। देखिए, PC1 का मतलब है कि जो करंट ईयर में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करा, ठीक है, उस करंट ईयर के प्रीवियसली आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था, उसका आपको टोटल लेना है, मतलब कि जितना भी कंट्रीब्यूशन, ये इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के, ठीक है, मतलब कि जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम इस बार किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22-23 की, तो 22-23 से पहले के ईयर में, ठीक है, 22-23 से पहले के ईयर में आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था, उसमें 7,50,000 से कितना ज़्यादा था वो आपको ले लेना है, ठीक है। तो हमने सीधा मतलब समझा कि अगर जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, 22-23 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 22-23 में जो कंट्रीब्यूशन है उसका अगर आप 7,50,000 से ज़्यादा लेंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो क्या है, PC। लेकिन जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा है 22-23, उससे पहले के जो भी ईयर है, ठीक है, उसमें जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन का टोटल 7,50,000 से ज़्यादा आता है, तो वो जो अमाउंट आया, वो अमाउंट आपका PC1 होगा। तो इन शॉर्ट मेरे समझ में आता है कि PC का मतलब प्रीवियस ईयर का अमाउंट, और PC1 का मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के जो भी ईयर का अमाउंट है वो, सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो PC1 निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं 22-23 से पहले का कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसका मतलब हमने पहले कभी कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है, और अगर कोई कंट्रीब्यूशन पहले किया ही नहीं है,
ठीक है। तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं तो सीधी सी मतलब है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं तो PC1 निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ज़ीरो है। ठीक है, PC1 आपके पास में क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे पेन ले लेते हैं। PC1 जो है वो आपका क्या है सर, ज़ीरो। यहाँ पे आपको जो है लिखा भी होगा कि सीधी सी बात है कि प्रीवियस ईयर 21 22 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपके पास में PC1 क्या है सर, नील। ठीक है, PC1 आपके पास में नील है, तो PC1 तो आपका हो गया नील। ओके, PC1 नील। सर TP1 का अब क्या रोल है, TP1 का रोल देखते हैं। TP1 का मतलब होता है कि आपका प्रीवियस ईयर की जो कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो 22-23 से पहले आपका टैक्सेबल परक्यूजिट कितना हुआ था। ठीक है, अब सीधी सी बात है जो कि लॉजिकली समझिए कि 22-23 से पहले तो हमारा ये प्रोविडेंट फंड ही हुआ नहीं करता था, प्रोविडेंट फंड ही नहीं हुआ करता था, तो ये जो वन वाली इन्फॉर्मेशन है वो कभी आपको नहीं मिलेगी। ये जो वन वाली इन्फॉर्मेशन मतलब कि TP1 PC1, तो ये जो वन आ रहा है इसका मतलब होता है कि जिस भी ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पहले के ईयर की इन्फॉर्मेशन, उससे पहले तो कभी हमारे पास में हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, तो हमारे पास में प्रोविडेंट फंड हुआ ही नहीं करता था, तो सारी चीज़ें ये क्या होगी सर, नील होगी। और नील होगी तो सीधी सी बात है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर भी ऑलवेज नील ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नील। तो आर की कैलकुलेशन तो वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो नील ही आना है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा इतना। क्लियर, ये नील है, आप इतना सोल्व करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपका रिविजन करवाया मैंने, और कुछ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया था वही है। मेन चीज़ है अब कहता है कि 24-25 के लिए भी कैलकुलेशन करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब मेरी बात समझना, असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है, इसके लिए मैं अगर कहूँ कि करंट ईयर क्या है तो सर बेसिकली मैं करंट ईयर बोल रहा हूँ, मतलब कि इसका मतलब आप खुद से समझ लेना कि इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर कौन सा सर, 23-24, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले के जो भी ईयर होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे सर, PC1 TP1 में चले जाएंगे। अब इस बार इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर 23-24 से पहले मतलब कि 22-23 में भी हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इस बार जब हम 24-25 असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि प्रीवियस ईयर 23-24 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस बार यहाँ पे TP1 भी निकलेगा, PC1 भी निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में प्रीवियस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और TP1 PC1 भी निकलेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 24-25 असेसमेंट ईयर का है या फिर प्रीवियस ईयर 23-24 का है, इसकी कैलकुलेशन तो जल्दी से मैं यहाँ पे, लोगों ने कैलकुलेशन की है, हाँ यहाँ पे की है, हाईलाइट करके हम जल्दी से इसे समझते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25, ओके, तो 24-25 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बताइए क्या क्या कैलकुलेशन करना है, क्या कहता है कि वही कैलकुलेशन करिए, सबसे पहले 7 का कैलकुलेशन करिए, उसके बाद 7 है, तो 7 में तो कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हर साल सेम ही होता है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होता भी है तो क्वेश्चन खुद अलग से बताता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, हर साल कंट्रीब्यूशन सेम ही होता है, तो 7 में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, वही आंसर रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 27,600 है, यहाँ पे भी 27,600, वही कैलकुलेशन सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली कंट्रीब्यूशन जो है वो हर साल सेम होता है। हाँ, क्वेश्चन अलग कुछ बता दे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अलग से कुछ अमाउंट दे दे, जैसे कि कहता है कि भाई इस बार से हम 10% ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसा कुछ सोच लेना। ठीक है, तो ऐड कर देना 10%। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली सेम ही चलता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, कहते भी है तो वो सिंपल चीज़ होती है, वो आप समझ सकते हैं। तो राइट, तो यहाँ पे 7 तो हमारा कंप्लीट हो गया। 7A सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी मुझे 7A पूछेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला पुट करूँगा, बाकी सारी बातें बाद में। तो PC/2 इंटू आर, और PC1 प्लस TP1 इंटू आर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इसके साथ। तो जल्दी से बताइए PC क्या है। PC का मतलब है कि करंट ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर 20, यहाँ पे 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, 23-24 में आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसमें 7,50,000 से ज़्यादा क्या था। ठीक है, कितना था, तो यहाँ पे बेसिकली जो 7 होता है ना, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 7 के हिसाब से जो अमाउंट होता है वही PC होता है। ठीक है, वही PC होता है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आप PC निकालते हैं कि करंट ईयर में आपने कितना कंट्रीब्यूट करा है 7,50,000 से ज़्यादा, तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद डिवाइड बाई क्या करना है, 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। इंटू क्या करना है, आर, आर का तो फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद हो चुका है। आर का फॉर्मूला है सर इन्वेस्टमेंट आई डिवाइड बाई FAVG। ठीक है, FAVG। अब आई कैसे मिलता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का मुझे डिफरेंस दे दो, उसमें कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना। तो जिस भी ईयर के लिए, अब मैं यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे ईयर बदल रहे हैं, एक बार मैं ये हाईलाइट बदल देता हूँ।
ठीक है। अब हाईलाइट हमें और कुछ करना पड़ेगा। क्या है सर, हम किस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं इस बार? असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब कि प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। तो 23-24 के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताइए। तो 31 मार्च बोले या फिर 1 अप्रैल बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है। इसका अमाउंट दे दो, तो ऑलरेडी गिवन है, ये आपका ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग। जल्दी से इसका एवरेज, जल्दी से इसका डिफरेंस निकाल लीजिए और इसमें से हम कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, काम खत्म, आई मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 46,48,555 में से 27,43,048, मतलब कि 48 रुपीज़, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। तो डिफरेंस जो है आपके पास में कितना आ रहा है? डिफरेंस जो है वो आपके पास में, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जगह कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 19 लाख, ठीक है, 19,05,507। ये इसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना। बताइए आपने एग्जैक्टली कितना कंट्रीब्यूशन करा है? तो हर साल तो कंट्रीब्यूशन वैसे भी सेम है, कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? 7,77,000, सॉरी 77,76,000, तो वो माइनस कर दीजिए, काम खत्म। कंट्रीब्यूट, ये सॉरी ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो 10% कर रहे हैं ना, तो ये आपका अमाउंट है 7,77,600, ठीक है। अच्छा, तो माइनस कर दीजिए 7,77,600 एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर का भी माइनस करेंगे तो 7,600। जल्दी से आई का अमाउंट आ जाएगा, -7,77,600 -7,77,600, तो अमाउंट आ जाएगा ये आपका कितना? 3,50,307 लीजिए, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे क्या? इससे डिवाइड कर देंगे एफ ए वी जी मतलब कि फंड एवरेज, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एफ लिख के आ जाना। तो एफ ए वी जी तो सिंपल है, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो उसका ओपनिंग ले लो और प्लस क्लोजिंग ले लो, डिवाइड बाई 2 कर देना, एफ मिल जाएगा। तो ओपनिंग क्या है सर? 27,43,048 रुपीज़। तो यहाँ पे 27,43,048 प्लस करेंगे क्लोजिंग 46,48,555, डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे फंड एवरेज आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है? 36,95,801.5 आ रहा है। 0.5 तो वैसे भी छोड़ दीजिए, 36,95,000, ठीक है, 801 कह सकते हैं आप, ठीक है। और 0.5 भी चलिए लिख ही देता हूँ, एक के लिए क्या ही छोड़ना, तो 0.5 भी मैंने लिख दिया। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाई कर देंगे, 3,50,307 डिवाइड बाई ये कर देंगे, तो आपका आंसर कुछ आ रहा होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0947, ठीक है, 785, ठीक है। पॉइंट के बाद मिनिमम 4 डिजिट लिखिए ही लिखिए, ठीक है, मिनिमम 4 डिजिट लिखेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी कितना लिखना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 4 डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने 5 डिजिट ली है, आप मिनिमम 4 लेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब बात करते हैं वन वाली चीज़ें, ये वन का मतलब होता है कि जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे उसके प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन इस बार तो है हमारे पास में, क्योंकि जिस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कौन सा ईयर था सर? 23-24 से प्रीवियस क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे? आंसर इज यस। 22-23 है ना हमारे पास में, 22-23 में हम कैलकुलेशन नहीं करते थे? आंसर इज करते थे, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेशन करी, मतलब कि प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो यहाँ पे वन वाली इन्फॉर्मेशन भी निकल के आएगी, ठीक है। इस बार नील नहीं है, इस बार नील नहीं है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं एक बार। पीसी वन का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस भी ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है सर? प्रीवियस ईयर हमारा इस बार 23-24 है। तो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया था उसमें 7,50,000 से, ज़्यादा कितना था? तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कैलकुलेशन की थी, ये यहाँ पे दिखा देगा भाई कि आपने कितना कैलकुलेशन ज़्यादा किया था। बताइए कितना है, कहाँ गया? ये रहा। कितना कैलकुलेशन था 7,50,000 से ज़्यादा? सर वही अमाउंट है, क्योंकि वही अमाउंट रहेगी, क्योंकि हर साल सेम कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में वही अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा होगा 7,50,000 से ऑब्वियसली। तो ये हमारा क्या आ गया सर? यहाँ पे अमाउंट लिखा है इन लोगों, हाँ लिखा है यहाँ पे 27,600, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है अब? टी पी वन का मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है उसमें आपका टैक्सेबल अमाउंट निकलता है। अगर आपको यहाँ पे हमने जैसे कि प्रीवियस में निकाला था कि यहाँ पे 1 है, मतलब कि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में जाना है, ठीक है। यही चीज़ कि प्रीवियस ईयर 22, 23, 24 है हमारा इस बार, तो उसके प्रीवियस में 1 का मतलब प्रीवियस से भी प्रीवियस में जाना है, ठीक है। प्रीवियस से भी प्रीवियस में इस बार TP1 का मतलब समझ लेना। TP1 का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में आपने जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 7,50,000 से ज़्यादा,
डिवाइड बाय 2 कर देना और मल्टीप्लाई आर कर देना। मतलब कि ये चीज़ यह कहना चाहता है कि सर यहाँ पे TP1 का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में आपका ये आंसर कितना आ रहा था, PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर। ये आंसर कितना आ रहा था ये हमें चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था उसमें आपका PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर कितना आ रहा था, वो अमाउंट यहाँ पे TP1 बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में मतलब कि ये तो बात कर रहा है सर प्रीवियस ईयर 22-23 की, और उसमें PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर कितना आ रहा था वो बताइए। तो PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर तो ये आ रहा था 1532 रुपीज़ या फिर 1532। तो यही अमाउंट आपका क्या बन जाएगा इस बार, TP1 बन जाएगा 1532, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आर, आर तो वैसे भी हमने निकाल रखा है, आर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है, एज़ पर 7A। तो लीजिए यहाँ पे आपका आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में मैंने आपको समझाया वो तो मैंने ये समझा दिया, ये आपके लिए रिवीजन था। इस बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझने लायक क्या था, TP1 और PC1, ठीक है। PC1 तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर साल जो मेनली हर एक क्वेश्चन में हर साल तो बेसिकली सेम अमाउंट होता है, इसलिए जो हमारा एक्सेस अमाउंट होता है वो हर बार सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वो सेम देखने को मिला है 27,600, ठीक है। लेकिन TP1 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, TP1 का मतलब क्या है सर, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में आपने जो भी कैलकुलेशन किया था, मतलब कि एक्सेस जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट करी थी उसे डिवाइड बाय 2 करना है, इसे हम क्या कहते हैं TP। तो सॉरी PC, तो PC डिवाइड बाय 2 करना है और इनटू रेट करना है उस साल का रेट, ठीक है, इस साल का नहीं। मतलब कि उस साल में ही आपने जो कैलकुलेशन करी थी वही उठा लो, वही उठा लो और वो कैलकुलेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो 1532 और इसे मल्टीप्लाई कर देना, इसे ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देना आर से, ठीक है। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4069, ठीक है। सिंपल सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो 2 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे लिख के, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।